hey there, what is going on? I am Aryan Singh and welcome to my podcast #ThatFilmyGuy। और अगर आप लोगों ने अर्विका दी का पॉडकास्ट देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा उनके बारे में। तो आज हम लोग उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। बट आज हम लोग के साथ प्रज्वल भाई भी हैं जो कि एक राइटर हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो भी। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू अवर शो। हेलो भाई, कैसे हैं? हाय एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, मौसम बहुत बढ़िया है और आपके साथ बात करने में मौसम और ज़्यादा अच्छा लगने लगा है भाई। हम लोगों की काफ़ी दिनों से बात हो रही थी कि हम बात करेंगे, लेकिन मिलने का भी प्लान बन रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से हम सिर्फ लाइव सेशंस पे आ सके। हाँ, अरे और काफ़ी टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि कैसे कहाँ पे कैमरा सेटअप करें। तो फाइनली अब जाके सब कुछ हो गया है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो भाई वहाँ कोरोना की क्या हालचाल है? कोरोना की हालचाल तो न्यूज़ में सबसे ज़्यादा है। अदरवाइज लोग अपनी प्रिकॉशंस रखेंगे तो सेफ रहेंगे। और वीकली लॉकडाउन चालू है यहाँ मुंबई में। यहाँ पे तो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लाइक 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का। अच्छा, मुंबई में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इस तरफ से भी आ रही है, उस तरफ से भी आ रही है, तो सारे लोग कंफ्यूज हैं कि किसका सही है। तो वो चीज़ बड़ी कंफ्यूज कर रही है। लेकिन अभी तक इतना पता चला है कि लॉकडाउन लगेगा, 8 दिन का या 10 दिन का लगेगा ही लगेगा। बट प्रॉब्लम ये है ना भाई, यहाँ कोई मानता नहीं है लॉकडाउन को। लाइक कोई मास्क पहनता नहीं है, सैनिटाइजर रखता नहीं है और फिर बोलता है कोरोना हो गया, कोरोना हो गया है। जरूरत ही नहीं है। जिसको अपनी जान प्यारी होगी वो अपनी प्रिकॉशंस रखेगा। बिकॉज इतना अवेयरनेस फैलाने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होने वाला है। राइट। अच्छा अर्विका दी, हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट में आपके साथ बात करी थी, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग के साथ प्रज्वल भाई भी हैं, तो पहले उनसे शुरू करते हैं हम लोग इस बार। तो प्रज्वल भाई, आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताओ हम लोग के ऑडियंस को। और बस मैं बेसिकली बिरसिंहपुर पाली से हूँ। मैंने इंदौर में बहुत पढ़ाई की है। फिर उसके बाद मैं डिफेंस की तैयारी करने लगा था। तो दीदी की भी तरफ से काफ़ी हेल्प आ रही थी डिफेंस में तैयारी करने के लिए। जो भी एग्ज़ाम्स होते थे दीदी आके मुझे बताती थी कि ये एग्ज़ाम दे। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन उस तरफ था, डिफेंस सेक्टर में। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मैं यहाँ मुंबई आया था घूमने के लिए। दीदी ने एक शूट दिखाने का प्रॉमिस किया था, तो मैं गया था वो शूट देखने के लिए। तो वहाँ मेरी एक मुलाकात, दीदी के फ्रेंड है, वो राइटर हैं शोभित सिन्हा, मिस्टर शोभित सिन्हा। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने बात की और एक सिटिंग मैंने उनके साथ की उनके स्क्रिप्ट राइटिंग में। तो जब मैं उनके साथ बैठा, उन्होंने समझा, उन्होंने मेरे अंदर जो छिपा हुआ था वो खुरेद के निकाला उन्होंने मेरे अंदर से। तो वो चीज़ मेरे अंदर से छुपा हुआ टैलेंट था। हाँ, तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये चीज़ को हम प्रोफेशनलाइज्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने समझाई, उन्होंने बातों को कैसे पिरो के एक शब्द, हवा से पकड़ के एक शब्द बना देना, हवा से पकड़ के एक पंच बना देना, हवा से पकड़ के एक सेंसफुल बात करना, सेंसिबल बात करना। तो वो सब उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया है। तो मैं काफ़ी कुछ ज़्यादा हिस्सा जो मेरे करियर में जुड़ने वाला है, जिनका नाम जुड़ने वाला है, वो दीदी का है और मिस्टर शोभित सिन्हा का है, जो मेरे गुरु हैं। राइट, सही, अच्छा है भाई। अच्छा, एक राइटर की इम्पोर्टेंस क्या होती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड की इंडस्ट्री में? देखिए, सबसे पहले तो आप जिससे सीख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका फोकस उस पे है और वो जो करेगा आप उसकी हरकतों को ग्रास्प करोगे। तो वो अगर कोई हरकत कर रहा है तो हम भी उसी टाइप की हरकत करेंगे और उस हरकत से कैसी बरकत होगी किसी को भी पता नहीं है। तो गुरु जिसको आप देखकर बड़ा हो रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जैसे अपने अर्जुन है, तो उन्होंने कृष्ण से सारा ज्ञान लिया, तो उनका एक अलग कहानी पता चलती है। दुर्योधन है, उसने शकुनी से ज्ञान लिया, तो उनका एक अलग कहानी चल रही है। और कौन सही है कौन गलत हो तो सबको पता है। तो एक जिससे आप सीख रहे हैं वो काफ़ी कुछ समझ के आप उसे चुनें जिससे आप सीख रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत मदद किया है मेरे करियर में। राइट। अच्छा अर्विका दी, जब आपको पता चला कि प्रज्वल भाई को राइटर बनना है तो आपका क्या एक्सप्रेशन था? आप बताइए कुछ। आर्यन, इसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं बताना। ये नहीं बताना। नहीं, ये कॉपी में ना लिखता रहता था और हम लोग बाद में देखते थे क्या इतनी
लंबी चौड़ी कहानियां इसने लिख रखी हैं और फिर उसको पढ़ते थे और हंसते थे। इसको नहीं बताते थे कि हम तुम्हारी कॉपियां पढ़ रहे हैं, अदरवाइज ये लिखना बंद कर देता। एक्चुअली मेरा जब एग्जाम होता था ना, तो मुझे लंबा 5 मार्क्स का क्वेश्चन का जवाब लिखना था, आंसर लिखना था, तो बीच में मैं पहले तो लिखता था थर्मोडायनेमिक्स इन सब के बारे में, फिर बीच में मैं खुद की लिरिक्स जोड़ देता था, अरे कुछ ये भी rap- मतलब रैप लिख देता था, हनी फिर सिंह एंड के- में एंड इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स लिख देता था। हनी सिंह के रैप्स को पता नहीं कैसे कैसे करके इसने रैप बना रखा था, हमें लगता था वाह ये इतना टैलेंटेड है। और जब जिस दिन हमने इसकी पोल खोली कि तुम्हारी पूरी कॉपियां हमने पढ़ रखी हैं, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, इसको और अच्छा लिखना चाहिए, बट मुझे नहीं पता था कि ये प्रोफेशनली लिखेगा, क्योंकि इसका अपना ड्रीम था डिफेंस में जाने का। और जब ये मुंबई आया, शोभित ने इसको पॉलिश किया, देन जब फर्स्ट इसने स्क्रिप्ट सुनाई ऑप्टिमिस्टिक्स में और फर्स्ट डे इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहाँ पे, तो दैट वाज द डे, वो मैं भूल नहीं सकती हूँ, कितना खुश हुआ था। ओके, नाइस। अच्छा, ये एक मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है। एक मेंटोर की इम्पोर्टेंस, किसी भी फील्ड का वर्क हो, मगर कोई जो गाइड होता है, आपके ऊपर एक गाइड होता है जो आपको बता सके कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, उसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों की लाइफ में क्या रही है, आप दोनों की लाइफ में? एक मेंटोर मेरे हिसाब से 3 चीजें अगर उसके साथ मैच हो जाए तो काफी कुछ वो हमें सिखा सकते हैं अपने मनचाहे तरीके से, और काफी कुछ हम उनसे बिना उन्हें बोले कि हम सीखने आए हैं, वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत कम है। 3 चीज़ें बहुत बड़ी ज़रूरी होती है किसी के साथ जुड़ने के लिए: एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी उनके साथ मैच हो रही है, अगर वाइब्रेशन उनके साथ अच्छा है हमारा, फ्रीक्वेंसी जो मैं बात सोच रहा हूँ, जो वो बात सोच रहे हैं, मैं उनकी अगली बात कर दूँ, तो एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। वो या तो आप उस मेंटोर को आप दोस्त मान लो, या तो आपकी बहन मेंटोर हो, या आपके जो गुरु हैं वो मेंटोर हों। वो सारी चीज़ इन्हीं 3 चीज़ों से मेरे पर्सपेक्टिव से यही 3 चीज़ें जो काफ़ी मायने रखती है: एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। नाइस। एंड अरविका दी, आप? मेरे लिए कि जैसे मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ और अभी मैंने लिखना भी स्टार्ट किया है, तो जो मेरे अपने क्लोज फ्रेंड्स हैं, लाइक मेरे भाई हैं, मेरे मॉम डैड हैं, या मेरे जो अपने फ्रेंड्स हैं जिन्हें पता है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ लाइफ में, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मुझे बोलते हैं कि तुम ये भी कर सकते हो। मेरे पापा की तो एक लाइन है कि तुम्हारे अंदर इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज़ हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। मुझे भी बोलते। हाँ, मतलब हमें बोलते हैं। तो ये सारी बातें ना आपको बहुत मोटिवेट करती हैं और इन्हीं वजह से आप कुछ लाइफ में कर पाते हो। तो जो राइटिंग का मेरा शुरू हुआ वो इसी वजह से शुरू हुआ कि मेरे पापा मम्मी इनफैक्ट ये बोलते हैं कि तुम अच्छा लिख सकती हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा है, तुम स्टार्ट करो। तो ये इन सबको मैं अपना मेंटोर मानती हूँ। जो मुझे मोटिवेट कर दे, जो मुझे कुछ सिखा दे, वो मेरे लिए मेंटोर है। तो अच्छा, कभी घर वालों ने आप लोगों को टोका नहीं कि ये इस फील्ड में कुछ नहीं रखा है, ये मत करो? काफी सुनने को तो मिलता ही होगा कभी ना कभी, नहीं? आर्ट, कला, इन सब के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और उनको लगता है कि लाइफ में आप जो करना चाहते हो आपको करना चाहिए, मतलब जिससे किसी को हर्ट ना हो और आप खुश हो रहे हो करके, आपको वो सब कुछ करना चाहिए लाइफ में। उनका मेन फंडा सिर्फ यही है कि पढ़ लो, पढ़ाई के साथ जो करना करो। हाँ, बिजनेस बैकग्राउंड है हमारी फैमिली का, तो वो चाहते हैं कि आर्ट फॉर्म उनके हमारे बेटों के अंदर रहे। तो एक या तो बात करने का हो, या तो पेंटिंग का हो, या तो कुछ भी किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म एक रहे हमारे बच्चों पे, तो उनके तरफ से काफी सपोर्ट वो मिला। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सपोर्टिव है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, मुझे पहले बोला गया था कि तुमने इंजीनियरिंग किया है, तुम जॉब करो। मैंने कहा नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक्टिंग करो। तो सिंपल है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, आपकी मूवी आने वाली है, मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है और बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है ये चीज पूछने में, क्योंकि लास्ट टाइम आई गेस जब हम लोगों ने बात करी थी, आपने बताई थी कि आ सकती है आपकी मूवी। आपने उस टाइम पे बताया नहीं था कुछ भी, तो आज आप बताइए। टाइम में तेरा क्या होगा आलिया कर रही थी ना, तो और लॉकडाउन भी था, तो मुझे श्योरिटी नहीं था कि क्या होने वाला है आगे। बट दिसंबर में मैं अपने ही लिरिक्स के लिए एक म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलने गई थी कैलाश खेर स्टूडियो में, और वहाँ पे मेरी मीटिंग एक
तेलुगु म्यूज़िक डायरेक्टर से हुई, जो कैलाश खेर जी से अपना गाना रिकॉर्ड कराने के लिए आए थे, और मिस्टर भागवत जी। तो उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, अगर सर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हमें, और इस तरीके से मुझे वो फिल्म मिली। उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, नरेट किया, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तेलुगु फिल्म एज लीड मुझे ऑफर हुआ, तो मैंने ऑन द स्पॉट कहा कि हाँ, आई विल डू दैट। और अभी मैं मार्च में मैंने उसका फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट किया है। नाउ आई एम वेटिंग कि सेकंड शेड्यूल की क्या सिचुएशन बनती है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोरोना। तो देखते हैं। तो बहुत लोगों के साथ कोलैब कर रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ भी करो, तो मैं इनकी फिल्म लिखूँ एक। एक्चुअली ये भी तेलुगु लिखने के लिए रेडी है, इसके पास काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स हैं फिल्म्स की, सो फॉर द बेस्ट। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि लक ने आप दोनों का कैसे, मतलब लक ने आप लोगों का कितना साथ दिया है इस इंडस्ट्री में सस्टेन करने में, या फिर अपॉर्चुनिटीज दिलाने में, हार्ड वर्क के अलावा? 2 अंगूठियां पहने मैंने लक के लिए। तो लक ये लक भी था कि मुझे सही टाइम पे अंगूठियां मिली, तो अंगूठी पाने में भी लक था मेरा। एक्चुअली लक तभी काम करता है जब आप हार्डवर्क कर रहे हो और अपने काम के पीछे आप लगे हुए हो। अगर आप खुद क्विट कर दोगे तो लक आपका कुछ नहीं कर सकता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हार्डवर्क है, आपका थॉट प्रोसेस है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। सेकेंड थिंग है लक। तो मेरे हिसाब से पहला है आपका अपना कर्मा, आप क्या करना चाहते हो आप वो करो। लक अपने आप तुम्हारा सपोर्ट करेगा, एक ना एक दिन तो करेगा ही करेगा। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, या मैं अपना पर्सनली खुद बता रहा हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ, मैं पर्सनली विटनेस करता हूँ उस चीज़ को, पर्सनली ऑब्जर्व करता हूँ उस चीज़ को, ताकि मुझे उस चीज़ के बारे में लिखने का मौका मिले, उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट आए और लिखूँ मैं उनके बारे में। तो विटनेस करना, ऑब्जर्व करना अपने आसपास की चीज़ें, वो बहुत ज़रूरी है। राइट। अच्छा प्रज्वल भाई, आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताओ। आपने अब तक कौन कौन से स्क्रिप्ट राइटिंग करी है और कितनी चीज़ें आपने करी, आप इनके बारे में कुछ बताइए। मैंने सबसे ज़्यादा कॉमेडी शोज़ किए हैं भाई। कॉमेडी सर्कस जो अभी रिसेंटली आया था, कॉमेडी सर्कस एंटरटेनमेंट की रात, कॉमेडी दंगल, फिर एनिमेशन शोज़ मैंने अभी हाल ही में शुरू कर दिए हैं पिछले साल से। हनी बनी का झोलमाल, अभी कुछ शोज़ और भी हैं जो अभी प्रोडक्शन लेवल में हैं, वो अगले महीने या नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में वो भी आ जाएंगे ऑन बोर्ड। फिर कुछ वेब सीरीज़ प्लान कर रहे हैं हम लोग सोनी लिव के लिए, उस पर अच्छा। वो भी अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो वो भी जब चालू हो जाएगी तो हम लोग फिर से लाइव सेशन करेंगे भाई, उसके बारे में भी हमें 1.5-2 घंटे बातें करनी है। उसके बारे में आराम से बातें करेंगे हम लोग। अच्छा, तो आप जब भी स्क्रिप्ट लिखते हो तो माइंड प्रोसेस आपका क्या रहता है? लाइक जब भी आप कुछ भी स्क्रिप्ट लिख रहे हो या फिर कुछ भी इमेजिनेशन के तौर पे कुछ भी लिख रहे हो आप? शुरू किया था तो मुझे ये आता था कि ये वाली स्क्रिप्ट लिख दो, ये वाली स्क्रिप्ट लिख दो, इसको लिख दो, ये खत्म हो गई, चलो इसको भी लिख दो। तो एक टाइम पे मेरा दिमाग हो गया, तो जब मैं पानी पीने के लिए ऐसे ग्लास पीता था ना, तो मेरे दिमाग में आता था कि इसके बाद ये हो सकता है। तो पानी पीने पे ज़्यादा ध्यान नहीं था, प्यास पे ज़्यादा ध्यान नहीं था, अगली बात पे ज़्यादा ध्यान था। तो इतना घुस गया था उस चीज़ में। और एक चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट राइटिंग में इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप मान लो हम तीनों, मैं, दीदी, आप कोई मूवी देखने गए, बाहुबली देखने जस्ट फॉर एग्जांपल, जब बाहर निकले तो आपने बात की कि उस जो बाहुबली डायलॉग्स बोल रहा था कितने अच्छे डायलॉग्स हैं, या दीदी ने बात की क्या डायरेक्शंस था उसका, या मैंने बात की क्या कॉस्ट्यूम थे उस फिल्म में। तो सबके एक पर्सपेक्टिव में पहला जो इंटरेस्ट आया, आपका डायलॉग्स पे आया, मेरा कॉस्ट्यूम पे आया, इनका डायरेक्शन पे आया, तो वो इंटरेस्ट बताता है आपका सामने वाले का कि इनको डायरेक्शन पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे कॉस्ट्यूम पे, आपको डायलॉग्स पे। ये चीज़ मैंने खुद से देखा है कि मैं जो कोई भी फिल्म देखने जाता हूँ तो मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान जाता है, डायलॉग्स पे या स्क्रीन प्लेस पे। नाइस। अच्छा दीदी, ये बताइए कि OTT प्लेटफॉर्म्स और इंडियन सिनेमा के बीच में अगर आप होंगी तो आप किसको चूज करेंगी? OTT, फिल्म, सीरियल, मैं सबके लिए ओपन हूँ। मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस दिखानी है और एंटरटेन करना है लोगों को। रही बात चूज़ करने की, अगर तो मैं डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी फिल्म है, देन वेब सीरीज़ ऑल्सो, TV ऑल्सो। मुझे किसी चीज़ के लिए ये नहीं है कि नहीं मुझे
सिर्फ फिल्म करनी है या सिर्फ OTT सीरीज करनी है या सिर्फ सीरियल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो आई एम ओपन टू दैट. भाई हमने तो अच्छा। काफी बार पूछ लिया, आप एक बार पूछ लीजिए शादी कब कर रही है. आप बता सकती हो वैसे? नहीं हूँ. अच्छा, मेरा क्वेश्चन वैसे ये था कि जैसे अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, राइट? तो उसमें लोग ज्यादातर बाहर करके नहीं निकल रहे हैं. तो क्या आपको लगता है जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, कुछ भी हो गया, वो क्या इंडियन सिनेमा को रिप्लेस कर सकता है? यार अगर आप बाहुबली देखने जाओगे या संजय लीला भंसाली सर की कोई फिल्म देखने जाओगे या कोई ऐसी फिल्म देखने जाओगे जिसको आप थिएटर में ही एंजॉय कर सकते हो, तो डेफिनेटली OTT हम घरों पे बैठ के देख रहे हैं, अपने मोबाइल में देख रहे हैं, लेकिन आप बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म, पद्मावत जैसी फिल्म आप अगर छोटे से स्क्रीन में देखोगे तो आप वो एंजॉय नहीं कर पाओगे जितनी मेहनत से उन लोगों ने उसको बनाया है. सो रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, लेकिन सिचुएशन की जो डिमांड है उस अकॉर्डिंग चीज़ें हो सकती हैं. राइट, सही है. अच्छा प्रज्वल भाई, मैंने अर्विका दी से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था कि इज शी सिंगल, और दीदी ने बताया नहीं था अच्छे से आंसर उसका. आप बताइए, और दीदी आप मना नहीं करेंगे, ये कट नहीं होगा ये वाला सीन, ठीक है? हाँ ना, मतलब पूछ रहे थे, आप बता रहे हैं. साबित कर दो गा के कुछ. मैं मैं कोई ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ. मैं ऐसे स्कूल में गाती थी, कॉलेज में गाया, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में. फिर मुंबई आने के बाद तो सब कुछ प्रोफेशनल हो गया कि मतलब अगर आपको गाना गाना है तो आप ट्रेंड होने चाहिए, प्रोफेशनली आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए. तो मेरा मेन फोकस तो एक्टिंग ही था. बट अभी कुछ टाइम से जब मुझे अपने लिए पर्सनली टाइम मिलना शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उसको भी एक बार ट्राई करते हैं. तो मेरे पास हारमोनियम है, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने उसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. और एक थॉट था कि हाँ मैं गाऊंगी. और हम पहले मैं इसके साथ मिलके लिरिक्स लिखती थी, उसके बाद फिर मैंने इंडिविजुअली काफ़ी सारे लिरिक्स लिखे, म्यूज़िक वीडियोस के लिए मैंने दिया. और अभी मेरे ही लिरिक्स पे मैं एक हिंदी सॉन्ग गाने वाली हूँ बहुत जल्दी. अभी रिकॉर्डिंग हो चुकी होती, बट नहीं, Due to lockdown. नहीं 2-3 दिन पहले ही होने वाली थी. मेरा डेट फिक्स था बट नहीं हो अच्छा. पाई. अभी नेक्स्ट जिस दिन भी होगी. और मैं तो हिंदी सोच रही थी, और फॉर्चुनेटली मुझे मेरी ही फिल्म जो तेलुगु फिल्म है उसमें तेलुगु सॉन्ग गाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली. और मुझे लगा मैं कैसे गा सकती हूँ, क्योंकि मैं तो हिंदी का भी मैं उतना श्योर नहीं हूँ, मैं तेलुगु कैसे गाऊंगी, मुझे तो आती ही नहीं है लैंग्वेज. बट जो म्यूज़िक डायरेक्टर है मेरे, मिस्टर भागवत जी, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया और कहा कि नहीं तुम गा सकती हो, तुम्हारी वॉइस अच्छी है, एक बार ट्राई करो. तो मैंने स्टूडियो में ट्राई किया, मैंने उस लैंग्वेज को हिंदी में लिखा, पहले मैंने उसको प्रैक्टिस किया और गा दिया. और जब उन्होंने कहा कि ये परफेक्ट है, तुमने बहुत अच्छा गाया है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर इतना बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे कह रहा है कि तुमने अच्छा गाया, दैट मीन्स कि बहुत चांसेस हैं और बेटर करने का इसको. तो ऐसे मैंने शुरुआत की, और आगे देखते हैं मैं और कितना प्रिपेयर्ड होती हूँ गाना गाने के लिए. कहानी अच्छी है, एक बार गा के दिखा दो. हाँ वही आई वॉज अबाउट टू बोलने वाला था. कौन सा गाना गाऊं? जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो लेटेस्ट आ रहा है वही गा सकती है. हम लोग का पॉडकास्ट एक्सक्लूसिव तो होता ही है. तो मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में भी यही गाना गाया था, तो मैं यही गा देती हूँ. देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है. बस. क्या बात है, क्या बात है. तालियां आप ऐड कर दीजिएगा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. ताली हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐड कर देंगे भाई. नहीं, मैं ट्रेन सिंगर नहीं, आपने मुझे काफी लगता अच्छा तालियां और बजने वाली हैं. 7-8 ऑटो ट्यून भी ऐड करिएगा. नहीं अच्छा गया, अच्छा, बहुत अच्छा गया. नहीं अच्छा मैं है. भी बहुत सीखना अच्छा ये बाकी बताइए है.
बहुत सीखना है मुझे अभी। हाँ, नहीं आपने वैसे काफी अच्छा गाया है, थैंक यू। मतलब मुझे जूम कॉल पे इतना अच्छा लग रहा है, तो लाइव आप जब बगल में बैठे हो तो आपको तो सही है। थैंक यू फॉर द अच्छा एप्रिशिएशन। ये बताइए, आप दोनों में से अगर जब आप दोनों की जब लड़ाई होती है तो आप में से जीतता कौन है? मैंने लाइफ में कभी दीदी पे हाथ नहीं उठाया और ना कभी ऊंची आवाज में बात ओके। की है। तो लेकिन है कुछ ऐसे सिचुएशन जिसमें मैं बताऊं जीतता कौन है? जो जितना तेज चिल्ला सकता है ना वही जीतता है। तो लाइफ तो के सबसे ज्यादा तेज यही चिल्लाता है। शुरुआती 14 साल मैं हारता गया, जैसे ही मेरा एडम सप्पा खुला मैं ऐसा चिल्लाता हूँ इनको, ओके। तब से मैं जीतता है। क्योंकि अच्छा एक क्वेश्चन है आप दोनों से। हाँ 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 नहीं सॉरी, आप कंटिन्यू करिए। क्योंकि मेरी हार में ही मेरी जीत है, क्योंकि मेरा भाई जीत जाता है तो मैं अपनी जीत समझ लेती हूँ। क्या बात है, आगे बढ़ते क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा अगला क्वेश्चन आप दोनों से है। पहले अर्विका दी आपसे पूछ रहे हैं, प्रज्वल भाई का कोई भी एक आप सीक्रेट बताइए जो आपको पता हो। बता दूं? मैं वो वाला बता दूंगा फिर। कौन सा? देखते हैं। नहीं ये नहीं होता है कि ये वाला बता दिए, वाला आप बताइए अपने मन से कोई भी। मैं बताती हूँ। ये ना इसको कभी कभी जो रणवीर सिंह है ना, खिलजी वाला रूप, पद्मावत का हाँ। खिलजी, इसके अंदर उसकी आत्मा आ जाती है और वो जो डांस करता है रणवीर सिंह की तरह, मतलब आप देखोगे ना तो पागल हो जाओगे, इतना अच्छा डांस करता है और हम लोगों को बहुत एंटरटेन करता है। और ये बात अब इसके दोस्तों को भी नहीं पता है, ये सिर्फ मुझे और आयुष जो मेरा भाई है और हम तीनों के बीच की बात है। तो मम्मी एक पापा और भी है, वो अजय पाजी हैं, अजय बाबा पाजी हैं, तो काफ़ी नज़दीक के हमारे। तो एक बार उनसे मिले किसी पार्टी में, तो जैसे ही वो गाना बजा खिलजी वाला खली बली, तो उन्होंने बोले प्रज्वल आजा तेरा गाना बज गया है। तो मतलब मेरी फैमिली भी मौजूद वहीं थी, तो उन्हें लग गया था, एहसास हो गया था कि इनको पता है कहीं ना कहीं। तो ये खिलजी की आत्मा इसके अंदर आ जाती है और ये पागल हो जाता है। ये सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा। और भी बहुत सारे सीक्रेट अच्छा प्रज्वल भाई बता नहीं सकती। आप बताइए। सीक्रेट? मेरा कोई सीक्रेट नहीं, मैं एक खुली किताब हूँ। ओके। सीक्रेट सीक्रेट सच में यही सीक्रेट है कि कभी सीक्रेट रखी नहीं है उस बात को, और अगर सीक्रेट होगा भी तो इन तक ही सीमित है, मुझे कभी बताया ही नहीं है। सॉरी भाई। कितना जानता है मेरा भाई मुझे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर्स ब्लॉक। ये आप दोनों के लिए है। कभी कभी ऐसा होता है ना लाइक कि कुछ करने का ही मन नहीं होता है, कुछ आइडियाज ही नहीं आ रहे होते हैं, कहीं से कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा होता है आपकी एक्टिंग को लेके या फिर आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग को लेके, तो उस फेज से कैसे निकलना होता है, इसके बारे में आप दोनों से क्वेश्चन है। तो पहले प्रज्वल भाई आपसे शुरू करते हैं। मुझे काफ़ी पहले जब मैं शुरुआत किया था इस चीज़ को, तो वो अप टू द मार्क नहीं रहती थी स्क्रिप्ट्स, लेकिन फिर प्रैक्टिस और फिर उस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना, तो इन सब चीज़ों से मैं उभरता गया। और अभी मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं काफ़ी लोगों, मेरी टीम में हैं जितने भी राइटर्स हैं, तो वो अभी मेरे साथ बैठते हैं और हम जब बातें करते हैं तो एक बात से दूसरी बात निकलती है, दो बात से चार बात निकलती है, तो ऐसे करके प्रैक्टिस होती गई और वो चीज़ बढ़ती गई। तो अभी पहले हमारे साथ प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे एक कोई कपड़ा देख लो या एक कोई फल देख लो, उसको देख के उस पर 4 पंचेस निकालो, तो ऐसे टाइप के ट्रेनिंग्स होती थी, प्रैक्टिसेस होते थे जो बातें निकलवाए मन से। तो इन सब चीज़ों से जब मैं गुजरा तो आज मुझे लगता है कि वो चीज़ काम आ रही है। सही है। एंड अर्विका दी आप? राइटिंग पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो? राइटिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, जब कुछ भी करने का मन नहीं होता है, कुछ आइडियाज नहीं आ रहे होते हैं, अब क्या करें, अब आज क्या करें, आज कुछ है ही नहीं करने को, या फिर 2-3 दिन से आप लगातार सिर्फ मूवीज देख रहे हो और टाइम पास कर रहे हो, कुछ भी नहीं है करने को, तो उस फेज से आप कैसे निकलोगे, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हो? जब मैं कुछ नहीं कर रही होती तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर रही होती हूँ, तो मैं या सो रही होती हूँ या मैं डांस कर रही होती हूँ या फिर मैं वर्कआउट कर रही होती हूँ, मुझे उसमें से निकलने का फिर मन ही नहीं करता है।
तो मैं उसमें ही जीने लगती हूँ, अच्छा मैं उसमें एंजॉय करने लगती हूँ कि चलो ठीक है अभी जो है उसमें ही खुश रहो। और अदरवाइज अगर अच्छा। एक्टिंग अगर काम नहीं है, शूट नहीं चल रहा है और लग रहा है कि यार शूट करना है, तो फिर मैं अपने आप ही कुछ ना कुछ वीडियोस बनाती रहती हूँ अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। और जैसा कि अगर मैंने कुछ लिखा है और मुझे उसके आगे समझ नहीं आ रहा है या दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो मैं इसके पास ट्रांसफ़र कर देती हूँ कि इसकी नेक्स्ट लाइन तू सजेस्ट कर, तो ये फिर हेल्प करता है उसमें। अच्छा, मतलब सब लोग साथ में मिलके। हाँ, हमारा कोलैब है विदाउट Work एनी करते हैं। या फीस। हम लोग कभी कभी ये ना अच्छा है। बात भी ऐसे करते हैं, तुकबंदी में बात करते हैं, मैंने कुछ बोला फिर इसने कुछ बोला फिर मैंने कुछ बोला, तो वो एक तरीके से कुछ क्या बोलते हैं उसको, तुकबंदी सी हो जाती है और हम हाँ। उसमें एंजॉय करने लगते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक रफ कॉपी की गजल बन जाती है। नहीं, अच्छा है, सही है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जैसे जब आप तीनों लोग बैठते हो साथ में, प्रज्वल भाई, आप, अरुका दी, आप और आयुष भाई जब साथ में बैठते हैं, तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग या फिर उन सब चीजों के बारे में बातचीत होती है आप लोगों की? या फिर वो ऐसा कुछ अगर आपको बताते हो प्रेडिक्ट करके, कभी भी अगर साथ में आप लोग बैठते होगे जब भी? आयुष इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर हम उससे पूछेंगे देन ओनली वो सजेशंस देता है अपने टैरो कार्ड से रिलेटेड या प्रेडिक्शन से रिलेटेड। अच्छा। और एक तो सबसे छोटा है वो, तो कुछ गलत बोल के तो दिखाए। तो नहीं, अगर सही मैं है। इसको बोलूंगी, अच्छा, मेरे पास अभी वो है, मेरे पास भी वो है नहीं पेपर, लाइक जिस ट्राइपॉड पे मैंने अभी कैमरा लगाया हुआ है, उस ट्राइपॉड में क्या कहते हैं, उस ट्राइपॉड के बैग में एक नोट रखा हुआ है जिसमें आयुष गुप्ता ने अपनी प्रिडिक्शंस मुझे बताई थी। तो वो नोट आई गेस 6-7 महीने हो गए रखा हुआ है। उसने कहा था साल भर के अंदर वो चीजें होंगी, तो वो वैसे ही रखा हुआ है। तो एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि एक चीज पूछते हैं आपसे। ओके, तो मैंने तो उससे कभी ऐसा पूछा हुआ है कि था। उन्होंने आपको कुछ बताया हो और वो चीजें हुई हो? मैं बताती हूँ। तो जब लॉकडाउन चल रहा था, आई थिंक जून मंथ में, जब लॉकडाउन ओपन होने ही वाला था, तो हाँ। मैंने उससे प्रिडिक्शन करवाया था। तो उसने मुझे ऐसा कहा था कि अभी तुम्हारा काम अभी स्टार्ट होने वाला है, लाइक जून में ही। और उसके बाद ही मैंने फिर ऑडिशन दिया था तेरा क्या होगा आलिया के लिए, और वो जून में ही स्टार्ट हुआ था। और उसने ये भी कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि ये लंबा जाने वाला है। तो मैं डर गई थी कि मुझे लगा यार अभी तो शुरू हुआ है, अभी कैसे लंबा नहीं जाने वाला है बोल रहा है। बट यू नो उसकी स्टोरी स्कूल बेस्ड थी और टीआरपी नहीं आ रही थी, तो सडनली वो शो बंद भी हो गया था। और मैंने तेलुगु के लिए भी पूछा था कि मुझे साउथ इंडस्ट्री में काम करना है, तो मेरे लिए साउथ कैसा रहेगा। तो उसने मुझे कहा था कि भी तुम्हारे लिए साउथ में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तुमको वहाँ पे कंटिन्यू ट्राई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट इट। तो मेरे हिसाब से 100% तो किसी की भी प्रिडिक्शन सही नहीं हो सकती है, बट हाँ एक पर्टिकुलर ये है कि वो उसने मेरे लिए जो बोला मुझे लगा कि वो हुआ वैसा। प्रज्वल भाई, आपके साथ कभी कोई ऐसा कुछ हुआ है? मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, जब वो एक्चुअली कर भी बहुत पहले से रहा है। और जब मैं एग्जाम्स देता था अपने फर्स्ट ईयर के कॉलेज में या 12th जब मैं पास कर रहा था, तो उसने बोला था कि तू कहीं डाइवर्ट हो रहा है। उसने देखकर ही मुझे बोला था। मैं एक्चुअली इंदौर में पढ़ रहा था और वो टाउन में था, अपने होम टाउन में था। तो आया था एग्जाम के दिनों में, तो उसने बोला था कि तू कहीं डाइवर्ट हो रहा है। तो मेरे मन में तो था कि मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, 12th क्लास था, गरम गरम खून था मेरा तो डाइवर्ट तो मैं हो रहा था। तो उसने बोला कि अभी समझ जा, यही वक्त है, वरना एग्जाम के रिजल्ट्स बुरे आएंगे। उसे कुछ भी नहीं पता था कि मैं इंदौर में क्या कर रहा था, लेकिन वो जब आया होम टाउन से इंदौर आया, तो उसने देखते ही मुझे बताया कि इस चीज़ से हट जाओ। और जब मैं हटा तो मुझे खुद एहसास हुआ कि सही टाइम पे हटा हूँ मैं, और मेरे अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो चलो, यहाँ तक अगर तुम लोगों ने पॉडकास्ट देख ही लिया है तो लाइक करो, शेयर करो, और रुको, अभी जाना नहीं। अभी एक रैपिड फायर क्वेश्चन का राउंड होने वाला है, और जो भी विनर होगा उसको यूपी 78 म्यूजिक, जो कि हम लोग के पॉडकास्ट के ऑफिशियल स्पॉन्सर है, वो मर्चेंडाइज। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, आप दोनों में से सबसे ज्यादा नॉटी कौन है? मैं? हाँ। ओके। सबसे ज्यादा आलसी कौन है? सबसे ज्यादा सरकास्टिक कौन है? नहीं, मैं। ओके, मैं हूँ। सबसे ज्यादा रोता कौन है? ये मैं नहीं रोती।
अभी रो देगी, देखना है। अच्छा, सबसे जल्दी गुस्सा कौन हो जाता है? ये अगला सवाल पूछो वरना मैं गुस्सा करूंगा। सबसे ज्यादा जिद्दी कौन है? ये सारे, मैं बुरा इंसान हूँ क्या? सबसे ज्यादा लाडला कौन है? हाँ, सबसे ज्यादा लाडला कौन है? ये मैं तो लाडली हूँ। सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? कंजूस। ये नहीं है, मतलब हम दोनों में से ये नहीं है कंजूस। तो यही होगी। मतलब मैं कंजूस हाँ, नहीं तो हूँ। एज कंपैरिजन में देखा जाए तो तुम हो। सबसे ज्यादा पैशन फ्री कौन है? ये ऑब्वियसली लड़की। राइट। लास्ट क्वेश्चन, सबसे देर में कौन उठता है? ये उठता है, इसको उठाना पड़ता है। आपको क्या लगता है इतना लेट क्यों हो गया हमें लाइव आने में? नहीं, सही है। चलो, तो अगर तुम लोग को मजा, अच्छा ये बताइए आप लोगों को पॉडकास्ट में कैसा लगा? बहुत मजा बढ़िया, आया, बहुत और ये बढ़िया। तुम रैपिड फायर कंटिन्यू करो, मुझे बहुत मजा आया। हमें एक दूसरे के बारे में जानने में इतना मिल रहा है। रैपिड फायर कंटिन्यू करेंगे, बट अगर जब ये लोग इस पॉडकास्ट को शेयर करेंगे तब इसका एक ओहो। सेकंड एपिसोड भी आएगा ना। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी बटन से सारी नीचे दबा दो बटन, शेयर करो, और ताकि हम फिर से सब कर आए। दो, सब कर दो। सब कर दो, और आप लोगों के पास हम लोग की ऑफिशियल मर्चेंडाइज यूपी 78 म्यूजिक की पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। बिल्कुल भाई, सैनिटाइज क्योंकि करके दोनों भेजिए। लोगों ने कोई चीटिंग नहीं करी है, सब लोगों ने ऑनेस्ट आंसर्स दिया है, तो वो आप हम लोग की स्टोरीज पे शेयर कर सकते हैं, मतलब आप लोग अपनी स्टोरीज पे उसको शेयर कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। और ये है #thatfilmigai, इंडिया का सबसे क्रिएटिव पॉडकास्ट, और हम लोगों के साथ है अर्विका गुप्ता और प्रज्वल गुप्ता भाई। तो सी यू। थैंक यू आर्यन भाई, Bye. Thank you, बाय। Aryan.